तंत्रिका तंत्र अपन डिस्कस कर रहे थे और तंत्रिका तंत्र में अपन ने केंद्रीय और परिधीय दो तंत्रिका तंत्र अपन ने कंप्लीट किए। वर्गीकरण जो 3 प्रकार से करते हैं, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। इसमें से केंद्रीय और परिधीय अपन ने डिस्कस कर लिया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने पढ़ा मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो पूरा कंट्रोल करते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमारी न्यूरॉन कैसे काम कर रही है, तो न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के प्रकार, कार्य के आधार पर 3 नाम बताए थे, संवेदी, प्रेरक और मिश्रित। और उत्पत्ति के आधार पे 2 नाम दिए थे, कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं। कपाल तंत्रिकाएं 12 जोड़ी होती हैं जो संवेदी भी हैं, प्रेरक भी है और मिश्रित भी हैं। मेरु तंत्रिकाएं 31 जोड़ी हैं जिसमें 8 तो सर्वाइकल ग्रीवा कशेरुक, 12 थोरोसिकल वक्षीय वाली और 5 का लंबर, 5 बताया अपन ने कोक्सिक और एक बताया अपन ने कोक्सिक और 5 बताया सैक्रल अपन ने। इस तरह से 31 जोड़ी ये पाई जाती हैं। और मेरु तंत्रिकाएं कार्य के आधार पर होती है मिश्रित प्रकार की। तो तंत्रिकाओं का जो वर्गीकरण नाम अपन ने पढ़ा वो दूसरा पढ़ा परिधीय। तीसरा जो बताया जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। और जैसे अपन ने बताया था स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ANS, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ये हमारे आंतरिक अंगों के संचालन से संबंधित है। हमारे आंतरिक अंग जो हैं जैसे हार्ट है, लंग्स हैं, ये सब, आहार नाल है, किडनी है, लीवर है, ये सब, इन सब का संचालन जो है वो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार से इसको अपन ने नाम दिए था। एक नाम तो दिया अपन ने अनुकंपी और दूसरा नाम दिया जाता है परानुकंपी, सिंपेथिक और पैरासिम्पेथिक। सिंपेथिक और ये नाम दिया जाता है पैरासिम्पेथिक, अनुकंपी और परानुकंपी। तो सबसे पहले तो इन दोनों की स्थिति क्या है, अनुकंपी और परानुकंपी। ये तंत्रिका गुच्छ बोले जाते हैं, गैंग्लिया जो बोलते हैं। देखो अपने CNS से, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं वो परिधीय भी होंगी और जो इंटरनल ऑर्गेन है उनमें भी जाएंगी। एक बार इन दोनों की स्थिति को अगर अपन देखें, अनुकंपी और परानुकंपी जो अपन दोनों हम बता रहे हैं, इसमें देखो मैं जैसे एक यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं मैं मेरुदंड, और मेरुदंड में अपन ने बताई पृष्ठीय नाल में मेरुरज्जु, मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं, जैसे ही मेरु तंत्रिकाएं। अब मेरु तंत्रिकाएं वो मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं जो इंटरनल ऑर्गेन, हालांकि खासतौर से अपने ये कंट्रोल जो चलता है ना वो चलता है मेडुला ऑब्लिगेटा का। तो ये जो तंत्रिका चलती है ना, इन पे 2 प्रकार के गुच्छ पाए जाते हैं। एक गुच्छ तो पाया जाता है CNS के समीप, एक तंत्रिका गुच्छ तो पाया जाता है CNS के समीप। भाई मेरुरज्जु CNS ही तो हो गया, मस्तिष्क और मेरुरज्जु 2 बोलते हैं अपन ने उसमें। तो ये वाला जो गुच्छ है ना, ये तो होता है सिंपेथिक, अनुकंपी। अनुकंपी तंत्रिका गुच्छ हैं जो लक्ष्य अंग के समीप होते हैं, CNS के समीप होते हैं। तो अनुकंपी तो है तंत्रिका गुच्छ CNS के समीप, CNS के पास या CNF के समीप। और परानुकंपी क्या है कि अगर तंत्रिका गुच्छ, जैसे अपन ने ले लिया कि जैसे ये तंत्रिका अपने इंटरनल ऑर्गेन किडनी में जा रही है, सपोज करो एक किडनी में जा रही है, हाइलम से प्रवेश, तो इसके पास में जो जाकर तंत्रिका गुच्छ बनेगा ना, एक तंत्रिका गुच्छ तो CNS के पास वाला जो है और एक जो इंटरनल ऑर्गेन के पास जाकर बनता है, ये वाला जो होता है वो होता है पैरासिम्पेथिक। ये पैरासिम्पेथिक होता है, ये पैरासिम्पेथिक होता है। तो इसमें जो तंत्रिका गुच्छ है, अनुकंपी तो बताया तंत्रिका गुच्छ CNS के समीप, परानुकंपी है तंत्रिका गुच्छ लक्ष्य अंग के समीप। लक्ष्य अंग के समीप। इस तरह से 2 नाम दिए जाते हैं। तो एक तो नाम दिया जाता है अनुकंपी और एक नाम दिया जाता है परानुकंपी।
तो ये वापस से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र आंतरिक अंगों का संचालन है अनैच्छिक पेशियों का। इसमें दो प्रकार के तंत्रिका गुच्छ हैं। एक तंत्रिका गुच्छ तो जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के समीप होते हैं वो तो अनुकंपी, और जो लक्ष्य अंग के समीप होते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल लेकर लिया अपन ने किडनी, वो होते हैं परानुकंपी। और इन दोनों का जो वर्क है ना, अनुकंपी और परानुकंपी का, वो एक दूसरे के अपोजिट रूप से काम करते हुए आंतरिक अंगों का ये संचालन करते हैं। तो अनुकंपी सामान्यतः विषम परिस्थितियों जिसमें दुख, दुर्घटना, विषम परिस्थितियों में सहायक, और ये बताया जाता है सामान्य परिस्थितियों में सहायक, सामान्य परिस्थितियों में सहायक परानुकंपी। तो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र विषम परिस्थितियों में सहायक होता है जब आंतरिक अंगों को तेजी से काम करना होता है। अगर अपन इसके एग्जाम्पल में लें, हृदय धड़कन बढ़ाना, हृदय धड़कन बढ़ाना, और इसके एग्जाम्पल में इसमें अपन ले लेंगे हृदय धड़कन सामान्य करना। ये हृदय धड़कन बढ़ाना, हृदय धड़कन सामान्य करना। यहां अपन कहें कि रुधिर दाब बढ़ाना, बीपी बढ़ाना, रुधिर दाब बढ़ाना, और रुधिर दाब सामान्य करना। तो फिर काम किसका आएगा? परानुकंपी का, रुधिर दाब सामान्य करना। फिर श्वास दर बढ़ाना, श्वास दर बढ़ाना, तो यह आएगा। और श्वास दर सामान्य करना, तो क्या आएगा भाई? परानुकंपी। इस प्रकार की स्थिति। फिर देखो, पसीना ग्रंथियों का उद्दीपन, पसीना ग्रंथियों का उद्दीपन, और उद्दीपन का मतलब है सक्रिय करना, यानी पसीना निर्माण को बढ़ाना। और ये है पसीना ग्रंथियों का संदमन, पसीना ग्रंथियों का संदमन यानी धीमा करना, पसीना निर्माण कम करना। लार का स्राव संदमन, संदमित करना, लार का स्राव संदमित करना यानी लार के स्राव को कम करना। और ये है लार का स्राव उद्दीप्त करना, उद्दीप्त करने का मतलब बढ़ाना, लार का स्राव उद्दीप्त करना। एड्रिनल ग्रंथि का सक्रियण, एड्रिनल ग्रंथि को सक्रिय करना। अनुकंपी, एड्रिनल ग्रंथि का संदमन, एड्रिनल ग्रंथि का संदमन। तो फिर किसका नाम आ जाएगा अभी? परानुकंपी का। इसी प्रकार से अपन और देखें, आँख की पुतली का फैलाव, आँख में जो पुतली है उसको फैलाना, तो एग्जाम्पल आएगा अनुकंपी का ही, आँख की पुतली का फैलाव। और यहाँ आ जाएगा आँख की पुतली का संकुचन,
प्रकार से। तो अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे के अपोजिट रूप से काम करते हुए आंतरिक अंगों का संचालन करते हैं। ये जो कुछ अपन ने एग्जाम्पल बताए, इसी प्रकार से ये जो बढ़ता है अपन ने, तो अपोजिट रूप से ये काम करते हैं। यहां जैसे अपन बता रहे हैं पेनिस का उत्तेजन, जनन क्रिया के दौरान नर में जो जनन अंग है पेनिस, उसका उत्तेजन करना, और पेनिस का शिथिलन वो है परानुकंपी, पेनिस का शिथिलन वो परानुकंपी। तो इस तरह से अनुकंपी और परानुकंपी कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिए। अनुकंपी और परानुकंपी एक दूसरे से अपोजिट रूप से काम करते हुए आंतरिक अंगों का संचालन करते हैं। अनुकंपी या परानुकंपी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के दो पार्ट बताए अपन ने, अनुकंपी और परानुकंपी। जहां अपन ने बताया अनुकंपी में तंत्रिका गुच्छ सीएनएस के समीप है और परानुकंपी में तंत्रिका गुच्छ लक्ष्य अंग के समीप है, जिस अंग में वो जा रही है, और ये एक दूसरे से अपोजिट रूप से काम करती है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र विषम परिस्थितियों में सहायक होता है। अपन एक हार्मोन पढ़ते हैं एड्रिनलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि से जो बनता है, विषम परिस्थितियों में सहायक करो या मरो हार्मोन। उसी के अपोजिट एक नाम बोलते हैं अपन नोर एड्रिनलिन, एड्रिनलिन नोर एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, उन्हीं के दो नाम हैं। एड्रिनलिन हार्मोन हृदय की धड़कन को बढ़ाता है विषम परिस्थितियों में, और नोर एड्रिनलिन सामान्य परिस्थितियों में ये काम करता है। तो एक दूसरे से अपोजिट रूप से ये काम करते हैं। एड्रिनलिन हार्मोन संबंधित है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र से, नोर एड्रिनलिन हार्मोन संबंधित है परानुकंपी का तंत्रिका तंत्र से, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रूप से काम करते हुए हमारे आंतरिक अंगों का संचालन करते हैं। ध्यान रखना, जो अपने शरीर की ग्रंथियां हैं उनमें अनुकंपी एक ऐसा है जो पसीना ग्रंथियों को उद्दीप्त करता है, बाकी सब का संदमन करता है। यानी पसीना निर्माण को तो ये बढ़ाता है, बाकी सारा निर्माण, लार का निर्माण कम करना, पित्रस का निर्माण कम करना, ये सारा बाकी कम संदमन करता है। और ये पसीना ग्रंथियों का तो करता है संदमन, बाकी सबका करता है उत्तेजन। ये एक पॉइंट जो ध्यान देने वाला है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल अपन ने लिए। तो तंत्रिका तंत्र अपन ने पढ़ा तीन प्रकार से, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में अपन ने मस्तिष्क में रज्जु को डिस्कस किया। परिधीय तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका की संरचना, तंत्रिका के प्रकार, और फिर स्वायत्त तीसरा पढ़ा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपन ने दो पार्ट पढ़े, अनुकंपी परानुकंपी, जो आंतरिक अंगों के संचालन से संबंधित हैं, एक दूसरे के अपोजिट रूप से काम करते हुए। तंत्रिका तंत्र अपना कंप्लीट है। 5 तंत्र अपन ने पढ़ लिए, पाचन, परिसंचरण, श्वसन, उत्सर्जन और तंत्रिका तंत्र। अब हम जो अगला तंत्र डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ग्रंथियों को लेकर। ग्रंथियां, मानव ग्रंथियां, और ग्रंथियां जो अपनी है ना, वो विशेष अंग बोली जाती हैं शरीर में। मानव ग्रंथियां, ह्यूमन ग्लैंड्स, और ग्रंथियों के लिए बोला जाता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था शारीरिक संगठन में, कि ग्रंथियां अपने शरीर में संगठन के आधार पर अंगों में शामिल हैं। ग्रंथियों को बोला जाता है विशेष अंग, जो अलग अलग प्रकार के स्राव सिक्रेशन, रस जिसको बोलते हैं, बनाती हैं। लार ग्रंथियां लार बनाती हैं, पसीना ग्रंथियां पसीना बनाती हैं। इस प्रकार से इन ग्रंथियों को, जंतुओं में पाई जाने वाली ग्रंथियों को, फिलहाल हम मनुष्य के लिए बात कर रहे हैं, तो मानव ग्रंथियों को 3 वर्गों में बांटा जाता है। 3 प्रकार की ग्रंथि बताई जाती है मानव ग्रंथियां। 3 तरह से इनको वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहली ग्रंथियां बोली जाती हैं, पहला वर्गीकरण है बहिस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथि, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, बहिस्रावी ग्रंथि पहले प्रकार की जो बोली जाती है। नंबर 2 बोली जाती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, इनको नाम दिया जाता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा नाम दिया जाता है मिश्रित ग्रंथि,
मिक्स ग्लैंड, मिक्स ग्लैंड्स तीन प्रकार की, तीन तरह से इनको वर्गीकरण करते हैं। एक नाम दे रहे हैं बहिस्रावी, एक नाम दे रहे हैं अंतःस्रावी और एक नाम दे रहे हैं मिश्रित। पहले ध्यान दो, बहिस्रावी का मतलब है ऐसी ग्रंथियां जिनका स्राव है ना ग्रंथियों से बाहर स्रावित होता है और ट्यूब के माध्यम से ग्रंथि से निकल कर जाता है। तो इन ग्रंथियों में जो भी स्राव बनता है उसको ट्यूब के माध्यम से ग्रंथियों से बाहर निकाला जाता है, वो तो है बहिस्रावी। तो एक तरह से इनको सीधा सीधा बोला जाता है नलिका युक्त ट्यूबुलर ग्लैंड। जितने भी नलिका युक्त ग्रंथि हैं वो बहिस्रावी हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में जो भी स्राव बनता है ग्रंथियों की कोशिकाओं में वो अंदर ही बनता है और सीधा रुधिर के अंदर ही उसको छोड़ा जाता है, ट्यूब इनमें नहीं पाई जाती। स्राव को बाहर निकालने के लिए ट्यूब नहीं है, रुधिर के माध्यम से उस स्राव को छोड़ा जाता है, वो है एंडोक्राइन। तो इनमें स्राव अंदर बनता है कोशिकाओं में, वहीं रुधिर के अंदर छोड़ा जाता है। और इनमें बनने वाले, यानी इनमें ट्यूब नहीं है तो ये हो गई नलिका विहीन ग्रंथि, ट्यूबलेस ग्लैंड। और इनमें बनने वाले स्राव को विशेष नाम दिया जाता है हार्मोन। तो हार्मोन बनाने वाला जो कार्य होता है वो अंतःस्रावी है, यानी हार्मोन ट्यूब के माध्यम से प्रवाहित नहीं होता, हार्मोन का परिवहन सीधा रुधिर के द्वारा होता है। तीसरा नाम दिया जाता है मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड। कुछ ग्रंथियां ऐसी हैं जिनका कुछ भाग तो बहिस्रावी कार्य कर रहा है और कुछ भाग अंतःस्रावी कार्य कर रहा है, यानी ऐसी ग्रंथि जिनमें दोनों प्रकार का कार्य हो रहा है, बहिस्रावी कार्य भी हो रहा है और अंतःस्रावी कार्य भी, वो है मिश्रित ग्रंथि। तो बताओ बहिस्रावी ग्रंथि तो मैंने कौन सी बताई, ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को ले जाने के लिए, ग्रंथियों से बाहर ले जाने के लिए ट्यूब पाई जाती हैं, नलिका युक्त ग्रंथि। और अंतःस्रावी ऐसी ग्रंथियां जिनके स्राव को ग्रंथियों से बाहर ट्यूब में नहीं ले जाया जाता बल्कि ग्रंथियों के अंदर ही रुधिर में छोड़ा जाता है, और उस स्राव को विशेष नाम देते हैं हार्मोन। ये है नलिका विहीन ग्रंथि, वो नलिका युक्त, ये नलिका विहीन। और जिनमें दोनों प्रकार की विशेषता है, कुछ कार्य बहिस्रावी कुछ अंतःस्रावी, वो हो गई मिश्रित। तो बहिस्रावी ग्रंथि हो गई कि वो है जिनमें स्राव को ले जाने के लिए इनके स्राव को ले जाने के लिए ट्यूब पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, और इसलिए इनको बोला जाता है नलिका युक्त ग्रंथि, ट्यूबुलर ग्लैंड। इनके स्राव को ले जाने के लिए ट्यूब पाई जा रही है, इसलिए इनको नाम दिया जा रहा है बहिस्रावी, ट्यूबुलर ग्लैंड। नंबर 2 अंतःस्रावी। इनके स्राव को ले जाने के लिए नलिका नहीं पाई जाती है, नलिका नहीं पाई जाती है, और इसलिए इनको नाम दिया जाता है नलिका विहीन ग्रंथि, ये इनको बोलते हैं। और तीसरे प्रकार की मिश्रित ग्रंथि, ये ऐसी हैं जिनमें कुछ कार्य तो हो रहा है बहिस्रावी और कुछ कार्य हो रहा है अंतःस्रावी। तो जिनमें दोनों प्रकार की विशेषता है वो हो गई मिश्रित। अब ये जो तीनों प्रकार की बताई, कुछ एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं। जैसे बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, पहला एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ लीवर, यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि को अपन ने पाचन तंत्र में पढ़ा कि यकृत ग्रंथि में पित्तरस बनता है और पित्त वाहिनी, अब वाहिनी ट्यूब हो गई, तो पित्तरस पित्त वाहिनी के द्वारा जा रहा है ग्रहणी के अंदर, तो ये ट्यूब वाली ग्रंथि हो गई। तो यकृत ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी भी सबसे बड़ी फिर यही हो गई। और ये कौन से वर्ग में आ गई भाई, बहिस्रावी नलिका युक्त ग्रंथि आ गई। इसके अलावा अपन ने पाचन तंत्र में ही मुखगुहा में पड़ी थी लार ग्रंथि, स्लाइवा ग्लैंड्स। लार ग्रंथियों द्वारा दो लार बनती है, जैसे कर्णमूल, जीभ के नीचे अधोजीवा, जबड़ों के जोड़ पे अधोहनु, इनके द्वारा जो लार आती है वो भी ट्यूब के माध्यम से खुलती है मुखगुहा में, तो स्लाइवा ग्लैंड्स लार ग्रंथि भी इसमें आएंगे।
आमाशय में पड़ी अपन ने जठर ग्रंथि जो जठरस बनाती है, वो जठर ग्रंथि भी जो है ना वो भी बहिस्रावी में आती है। ग्रहणी में पड़ी अपन ने ब्रूनर ग्रंथि, वो भी बहिस्रावी में आती है। इसके अलावा श्लेष्मा ग्रंथि, वो भी बहिस्रावी में आती है। इसके अलावा त्वचा में बताई अपन ने पसीना ग्रंथि। इसके अलावा सीबम बनाने वाली सीबेशियस ग्रंथि, त्वचा में सीबेशियस ग्रंथि, वो भी इसमें आती है। तो कुल मिला के बात ये है। इसी प्रकार से लसिका ग्रंथि में एक तो नाम आता है प्लीहा, प्लीहा ग्रंथि जो कि लसिका ग्रंथि में आती है। ये सब तो ये हमारे शरीर में पाई जाने वाली ज्यादातर ग्रंथि कौन सी हैं भाई? बहिस्रावी हैं, सब ज्यादा यही पाई जाती है। अब अंतःस्रावी की बात करें, अंतःस्रावी ग्रंथि वो हैं जो हार्मोन बनाती हैं, नलिका विहीन ग्रंथि, और इनमें बनने वाले स्राव को नाम देते हैं हार्मोन। इसमें देखो मस्तिष्क में अपन ने दो नाम लिखवाए थे, एक तो नाम लिखवाया था पीयूष और एक लिखवाया था अपन ने पीनियल। मस्तिष्क में दोनों पाई जाती हैं ये दोनों। इसके अलावा गर्दन में अपने पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, थायराइड के अंदर दसी हुई पाई जाती है पैराथायराइड ग्रंथि। हमारे वक्ष गुहा में हृदय के पास पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। हमारे किडनी वर्ग जो अपन ने पढ़ा, किडनी वन पेयर है और दोनों किडनी के ऊपर पिरामिड छत्र आकार के रूप में पाई जाती है, जिनको बोलते हैं अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि, अधिवृक्क एड्रिनल ग्रंथि। ये जो ग्रंथियां हो गई वो हैं जो हार्मोन बनाती हैं, इनको बोला जाता है अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा मैं बता रहा हूं फिर मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो इसमें जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, पैनक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, और मिश्रित में सबसे बड़ी ये हो गई। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी होती है थायराइड। बहिस्रावी या ओवरऑल शरीर की सबसे बड़ी कौन है? लीवर। अंतःस्रावी में सबसे बड़ी है थायराइड, और मिश्रित में सबसे बड़ी कौन सी होती है भाई? अग्नाशय पैनक्रियाज। अग्नाशय ग्रंथि में दोनों काम हो रहे हैं। पाचन में पढ़ा पन्ने की अग्नाशय ग्रंथि में एसिनी कोशिकाएं पाचक एंजाइम बनाती है, सबसे ज्यादा एंजाइम इसमें बनते हैं। अब अग्नाशय ग्रंथि से जो एंजाइम बनते हैं वो तो अग्नाशयी रस के माध्यम से ग्रहणी में आते हैं। तो अग्नाशयी रस जो आया अग्नाशय ग्रंथि से वो तो कार्य हो गया बहिस्रावी ट्यूब के माध्यम से। और एक इसी में अपन पढ़ेंगे लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, जो अग्नाशय ग्रंथि की कोशिकाएं हैं वो बनाती हैं हार्मोन, जैसे अपन इंसुलिन हार्मोन पढ़ते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार का काम हो रहा है। एसिनी कोशिकाएं अग्नाशयी रस बनाती हैं जो पाचन करवाती हैं, वो बहिस्रावी कार्य है। और लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं एंजाइम वो हार्मोन बनाती हैं, वो अंतःस्रावी कार्य है। नंबर 2, नर की जनन ग्रंथि बोलते हैं वृषण ग्रंथि। अब वृषण ग्रंथि टेस्टिस जो बोली जाती है, वृषण ग्रंथि एक जोड़ी जो पाई जाती है नर में, उसमें एक तो निर्माण होता है शुक्राणु का। शुक्राणु निर्माण जो क्रिया हो रही है, और शुक्राणु शुक्रवाहिनी ट्यूब के माध्यम से आगे भेजा जा रहा है। तो वो कार्य जो हो गया वो तो हो गया बहिस्रावी ट्यूब के माध्यम से, शुक्रवाहिनी के माध्यम से। दूसरा इसी में बनता है नरजनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन अपन सुनते हैं, वो कार्य हो गया अंतःस्रावी। और तीसरा नाम मैं इसमें लिख रहा हूं मादा जनन ग्रंथि ओवेरी अंडाशय ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि ओवेरी। मादा जनन ग्रंथि जो बोलेंगे वही अंडाशय ग्रंथि में एक तो अंडाणु का निष्कासन होता है, वो तो ट्यूब के माध्यम से अंडवाहिनी में जा रहा है, वो हो गया बहिस्रावी कार्य, अंडाणु का बनना, अंडवाहिनी में जाना। और एक इसमें मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनना, वो कार्य हो गया अंतःस्रावी इस रूप से। तो इस तरह से ये 3 प्रकार की ग्रंथियां हो गई अपने पास में। बहिस्रावी जिनमें स्राव को ले जाने के लिए ट्यूब पाई जाती है, नलिका युक्त ग्रंथि, शरीर की सब ज्यादा ग्रंथियां यही हैं। नंबर 2 जो अपन बता रहे हैं, नंबर 2
अंतःस्रावी ग्रंथि इनको बोलते हैं नलिका विहीन, जो भी इसमें रस बनता है वो सीधा रुधिर में छोड़ा जाता है, जिसको नाम हार्मोन देते हैं। हार्मोन बनाने वाली ग्रंथि ये हैं। और मिश्रित वो हैं जिनमें दोनों प्रकार का कार्य हो रहा है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। ये आती है मिश्रित, जिसमें अग्नाशय और वर्षण ग्रंथि, नरजनन ग्रंथि और अंडाशय मादा जनन ग्रंथि, ये 3 स्थितियां बताते हैं। तो ये ग्रंथियों का वर्गीकरण अपने किया जाता है शरीर में। इनमें पहले अपन देखो, जो बहिस्रावी ग्रंथि है ना, इसमें अपन लगभग लीवर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया, इसको वापस से लेंगे एक बार। लीवर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लार ग्रंथि पढ़ ली, पाचन में जठर ग्रंथि पढ़ ली, ब्रूनर ग्रंथि, श्लेष्मा ग्रंथि, पसीना ग्रंथि बता दी, उत्सर्जन में सेबेसियस, प्लीहा ग्रंथि आगे आएगा जब लसिका तंत्र पढ़ेंगे प्रतिरक्षा तंत्र में। और फिर पढ़ेंगे मेन यहाँ पर जो अपने आ जाएगा अंतःस्रावी तंत्र, जिसमें ये काम भी आएगा, ये सारा पढ़ेंगे। तो पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ बहिस्रावी में लीवर को। किसको डिस्कस करने जा रहा हूं भाई? लीवर को मैं डिस्कस करूंगा। अब उससे पहले एक बार ग्रंथियों में जो अपन ने अभी वर्गीकरण बताया, एक बार मैं अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बता रहा हूं। ये जो नाम अपन ने बताए, ध्यान दो इधर एक बार। ये जो अपन ने ह्यूमन बॉडी का जो दिखाया ग्रंथियों की स्थिति को, यहाँ मस्तिष्क में अपन ने 2 ग्रंथि बताई थी, पीनियल और पीयूष। एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल बताई थी, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, जिसको हम शरीर की तीसरी आंख भी कहते हैं। इन सबके वर्ग अपन अलग अलग रूप से लेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, ये भी मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे व्रंत द्वारा लटकी हुई पाई जाती है। तो इन दोनों की स्थिति है मस्तिष्क में, ये एपिथैलेमस के ऊपर पीनियल और ये हाइपोथैलेमस के नीचे। ये तो ये बताया अपन ने। फिर वहां से आ जाते हैं अपन गर्दन में। गर्दन में श्वास नली की वेंट्रल सरफेस पर, अदल तर पर, यानी पीछे की तरफ पाई जाती है थायराइड ग्लैंड, आउटू ग्रंथि। थायराइड का हिंदी नाम है आउटू, ध्यान रखना। ये कई बार आउटू नाम आ जाता है, फिर ढूंढो कि आउटू कौन सी ग्रंथि आ गई। थायराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? आउटू ग्रंथि। और पैराथायराइड इसको बोलते हैं पराउटू, क्योंकि ये आउटू में धसी हुई पाई जाती है, थायराइड में धसी हुई पाई जाती है ना, इसलिए इसको ये नाम दिया जाता है पराउटू ग्रंथि। ये थायराइड के अंदर ही धसी हुई पाई जाती है। थायराइड जो कि एच आकार की होती है, तितली नुमा। पैराथायराइड इसी के अंदर धसी हुई बिंदु नुमा। उसके बाद में यहाँ पर अपने हार्ट के पास में एक ग्रंथि जो इसमें नहीं दिखाई, मैं दिखा रहा हूं इसको नाम दिया जाता है थाइमस, थाइमस ग्रंथि। और थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन पढ़ेंगे अपन, जो कि अपने प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को बढ़ाता है। थाइमस ग्रंथि हार्ट के पास में पाई जाती है। फिर वक्ष गुहा से नीचे, हार्ट के बाद में अपन बात करें वक्ष गुहा से नीचे, वक्ष गुहा से नीचे मेरुदंड के दोनों ओर किडनी है, 1 पेयर। किडनी के ऊपर जो पिरामिड आकार में होती है दोनों पर एक एक, वो है एडिनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। अधि का मतलब आता है ऊपर, अधो मैंने बताया था, अधि ऊपर अधो नीचे। तो वृक्क के ऊपर है, किडनी के ऊपर है, इसलिए बोलते हैं अधिवृक्क। वृक्क के ऊपर होने के कारण अधिवृक्क ग्रंथि बोला जाता है, एडिनल। और एक ये जो दिखा रखी है पैनक्रियाज, यहां लीवर को नहीं दिखाया है। लीवर अपन बताते हैं डायफ्राम से नीचे, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। क्योंकि अब ये हार्मोन में नहीं है तो इसमें ये डायग्राम अपन ने जैसे नहीं लिया, तो ये अपन ने जो बताया था डायफ्राम से नीचे, ये दोनों हो गई एडिनल अधिवृक्क ग्रंथि, दोनों जो आ गई। उसके बाद में पैनक्रियाज को दिखा रखा है अग्नाशय ग्रंथि, जो अपन ने बताया मिश्रित में सबसे बड़ी आती है, लेकिन हार्मोन तो इसमें बनी रहे ना। यहां हार्मोन वाली ग्रंथियों की स्थिति दिखा रखी है अग्नाशय ग्रंथि। और फिर उसके बाद में जो दिखा रखी है जनन ग्रंथियां जो बोली जाती हैं, क्योंकि उनमें भी हार्मोन बनते हैं। जनन ग्रंथियों में मादा में तो बताते हैं ओवेरी, अंडाशय ग्रंथि, ओवेरी, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है। ये पेल्विक गुहा में स्थित होती हैं भाई, पेल्विक गुहा में
नीचे की तरफ ये स्थित होती हैं। और नर में वृषण कोश में, शरीर से बाहर वृषण कोश में लटकी पाई जाती है टेस्टिज वृषण ग्रंथि, एक जोड़ी जो पाई जाती है। तो नर में जनन ग्रंथि बोली जाती है वृषण ग्रंथि, शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित। और मादा में जनन ग्रंथि बोली जाती है ओवेरी अंडाशय ग्रंथि, वही वन पेयर। तो गोनाड शब्द आता है जनन के लिए, जनद ग्रंथियों के लिए बोला जाता है ये। तो नर में अंडाशय ग्रंथि जनद में, और नर में तो वृषण ग्रंथि और मादा में अंडाशय ग्रंथि। ये हमारे शरीर में हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियों की स्थिति एक बार डायग्राम से मैंने दिखाई है। मस्तिष्क में 2 हैं, पीयूष और पीनियल। गर्दन में थायराइड, उसमें 10वीं पैराथायराइड। और फिर उसके बाद में वक्ष गुहा में हृदय के पास थाइमस ग्रंथि। डायफ्राम से नीचे उदर गुहा में एक तो किडनी के ऊपर पाई जा रही है इसलिए अधिवर्क, वृक्क के ऊपर अधिवर्क, एक अग्नाशय ग्रंथि। और फिर जनन ग्रंथियों में बात करें तो मादा में ओवेरी अंडाशय ग्रंथि वन पेयर, और नर की बात आएगी तो वृषण कोश, शरीर से बाहर वृषण कोश में स्थित एक जोड़ी नर ग्रंथि जिसको नाम दिया जाता है वृषण ग्रंथि। ये ग्रंथियां इस प्रकार से अपने पाई जा रही है। ये ग्रंथियों की स्थिति जो बताई। अब अपन जो शुरू करेंगे, सबसे पहले मैं जो डिस्कस करना जा रहा हूं, एक बार देखो ये जो अपन ने बताया ग्रंथियों का तीनों वर्गीकरण किया, इसमें यहां पर मैं एक बार लीवर की पॉइंट और डिस्कस करूंगा वापस से। तो बहिस्रावी में मैं यहां लीवर के बारे में वापस से एक बार बता रहा हूं, यकृत ग्रंथि, लीवर। बहुत सारे क्वेश्चन इसके बनते हैं, उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। लीवर को, यकृत ग्रंथि। सबसे पहला पॉइंट इसका जो क्वेश्चन बनेगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। ओवरऑल सारी ग्रंथियों में ये बनेगी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। नंबर 2, अच्छा एक बार रुको भाई, जो अपने ग्रंथियों का वर्गीकरण किया ना तीनों प्रकार से, बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित, 3 प्रकार से वर्गीकरण किया। यहीं पर अपन एक बार पॉइंट नोट कर देंगे। अगर पूछेगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो नाम आएगा लीवर का यकृत ग्रंथि, यकृत ग्रंथि लीवर। ओवरऑल जो हो गई। और अगर यही क्वेश्चन ऐसे आएगा, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो नाम आएगा पीयूष, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया, ओवरऑल बता दिया अपन ने, सबसे बड़ी सबसे छोटी। और अगर ये क्वेश्चन ऐसे आया, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, हार्मोन बनाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि, तो फिर नाम आता है थायराइड का, आउटो, जिसको बोला जाता है थायराइड, आउटो ग्रंथि, हार्मोन में सबसे बड़ी अगर बात करेंगे तो। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, तो नाम फिर आएगा अग्नाशय का, अग्नाशय ग्रंथि, पैनक्रियाज का। तो इस तरह से ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि ओवरऑल लीवर बोला जाएगा, बहिस्रावी में सबसे बड़ी हो गई। सबसे छोटी पीयूष ग्रंथि, हार्मोन में भी सबसे छोटी वही हो गई। ये अंतःस्रावी तो है, हार्मोन बनाने वाली पीयूष जो है, अंतःस्रावी में सबसे छोटी है, हार्मोन बनाने वाली सबसे छोटी। और अंतःस्रावी या हार्मोन में सबसे बड़ी तो फिर थायराइड का नाम आएगा। मिश्रित में सबसे बड़ी किसका नाम आएगा? भी अग्नाशय का। इस तरह से ये याद रखना है। तो ये पॉइंट मैंने ग्रंथियों के साथ में यहाँ वर्गीकरण किया, उसके साथ में नोट कर दिए। ये अपन ने डायग्राम बताया। अब अपन बात कर रहे हैं लीवर के लिए। ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर का जो भार होता है वो होता है भाई 1.5 kg। 1.5 किलो का जिगर, लीवर को जिगर बोला जाता है, 1.5 किलो का जिगर ये बोलेंगे अपन।
फिर उसके बाद में इस लीवर के लिए बोला जाता है शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैब। शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बायोकेमिकल लैब इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में लीवर में बहुत सारे पदार्थों का निर्माण होता है। जितने ब्लड में प्रोटीन बताए थे, वो विटामिन ए, ये सब बहुत सारे पदार्थ जो मैं अभी लिखूंगा उनका निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और बताओ, निर्माण अपघटन या नए तरह के जो निर्माण करते हैं अपन लैब में करते हैं, तो हमारे शरीर की प्रयोगशाला कौन सी है? अभी जैव रासायनिक प्रयोगशाला है लीवर, क्योंकि इसमें बहुत सारे बायोकेमिकल कंपाउंड बनते हैं, बहुत सारे जैव रसायन निर्मित होते हैं। इस वजह से इसको ये नाम दिया जाता है, इसलिए बोला जाता है इसको कि ये हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है। फिर इसी को एक नाम दिया जाता है जीवन रूपी बहती नदी का व्यस्तम बंदरगाह है। क्या लिखा है मैंने? जीवन रूपी बहती नदी का व्यस्तम बंदरगाह। बंदरगाह किसको बोलते हैं अपन? जहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है वो अपन बंदरगाह बोलते हैं, सी पोर्ट बोलते हैं। अब यहां मैंने लिखा है जीवन रूपी नदी। जीवन रूपी नदी नाम दिया जाता है ब्लड के लिए। भाई हमारे शरीर में जो जीवन चल रहा है वो कौन सी नदी के बहने से चल रहा है? ऑब्वियसली ब्लड जो बह रहा है अपने, ब्लड के थ्रू ही तो सारे पदार्थ बह रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं। और ये जो रुधिर जब जाता है लीवर से, तो वहां इंपोर्ट एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा हो रहा है लीवर के अंदर, वहां से बहुत सारे पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है। और जहां सबसे ज्यादा आदान प्रदान होगा वही तो व्यस्तम बंदरगाह हुआ। तो जीवन रूपी नदी का व्यस्तम बंदरगाह किसको बोला जाता है? लीवर को बोला जाता है। जैव रासायनिक प्रयोगशाला, और ये नौ नाम इसको आते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये है, ये इसको नाम दिया जाता है। उसके बाद में अगला पॉइंट जो मैं इसके बारे में बताना जा रहा हूं, लीवर के बारे में। हमारे लीवर में अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय, अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय। ध्यान दो, अपन जो भोजन लेते हैं, भोजन लिया, भोजन का पाचन हुआ, अपन ने बताया था कोशिकाओं में एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है ग्लूकोज। पाचन के बाद में अवशोषण होगा ग्लूकोज अवशोषित होने के बाद में कोशिकाओं में जाएगा। जितना अपने को एनर्जी रिक्वायरमेंट है उतना ग्लूकोज खर्च होगा, जो डिपेंड करता है हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पर और साथ में हमारे द्वारा किया गया कार्य के ऊपर। किस प्रकार का फिजिकल वर्क अपन कर रहे हैं। हार्ड वर्क है तो ज़्यादा ग्लूकोज खर्च होगा, और फिजिकल वर्क कम है तो कम ग्लूकोज खर्च होगा। अब हमारी बॉडी में जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो मेटाबॉलिज्म हुआ ग्लूकोज का, वो उपापचय से वो खर्च हुआ, उसको अपन ने यूज किया। शेष बचा हुआ ग्लूकोज, हमारे ब्लड में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा बताई थी अपन ने 65 से 110 मिलीग्राम। अगर ग्लूकोज की मात्रा इससे ज़्यादा है ब्लड में बची हुई तो उसको हम स्टोर करते हैं, और वो स्टोरेज लीवर के अंदर होता है। किस रूप में स्टोरेज होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज का बहुलक है, ग्लाइकोजन है ग्लूकोज का बहुलक। अब अपन ने भोजन में बताया था कि ग्लूकोज का बहुलक स्टार्च, खाद्यान्न, गेहूं, चावल, बाजरा, ठीक है, वो ग्लूकोज का ही बहुलक है। और हमारी जो अपन बोलते हैं खाद्यान्न पादपों के अंदर, और जंतुओं की बॉडी में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो ग्लाइकोजन को नाम दिया जाता है एनिमल स्टार्च। भाई पादपों के शरीर में ग्लूकोज संचित हुआ स्टार्च के रूप में, जंतुओं के शरीर में ग्लूकोज संचित हुआ ग्लाइकोजन के रूप में। तो जंतु स्टार्च किसको कहेंगे? एनिमल स्टार्च किसको कहा जाता है? भाई ग्लाइकोजन को। ये जंतु स्टार्च इसको बोला जाता है। तो ध्यान रखना,
स्टार्च, सेल्यूलोस, ग्लाइकोजन, ये सब के सब ग्लूकोज के बहुलक हैं। सेल्यूलोस अपन बोलते हैं चारा, स्टार्च अपन बोलते हैं खाद्यान्न, और ग्लाइकोजन हो गया एनिमल स्टार्च जो लीवर में संचित रहता है, लीवर के अंदर ये संचित रहता है और ये हमारा इमरजेंसी फंड है। ग्लाइकोजन हमारा क्या है भाई, इमरजेंसी फंड है। जब हम बॉडी में ग्लूकोज समाप्त हुआ तो फिर ग्लाइकोजन को अपन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज करते हैं। तो इस तरह से काम लिया जाता है। जैसे एक जनरल एग्जांपल से समझो, हमारी बॉडी में एनर्जी ऊर्जा प्राप्ति का क्रम इस प्रकार से है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें अपन मेन ऊर्जा किससे प्राप्त करते हैं, ग्लूकोज, और इसके अलावा ग्लूकोज किस रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन। फिर नंबर आता है, अगर ये नहीं है तो फिर नंबर आता है वसा का, और फिर नंबर आता है प्रोटीन का। इस प्रकार से पहले नंबर पे ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, नंबर 2 पे वसा से, नंबर 3 पे प्रोटीन से। बॉडी के अंदर एनर्जी का जो क्रम है, पहले कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन। अब समझो इसको, एक सपोज करो हमारा किसी ने अपहरण कर लिया, किसी का अपहरण कर लिया तो खाना पीना बंद। घर वालों के पास फोन गया कि आपके बेटे को उठाकर लाएं और अगले 3 दिन के अंदर 5 लाख रुपए का इंतजाम कर देना। घर वालों ने सीधा बोला भाई दोबारा फोन करने की जरूरत ही नहीं है, तू ले गया तो तेरे पास ही रख, हमारे लिए तो कोई काम का नहीं है। जो तुम कह रहे थे ना वो हिचकी आती है, याद करते हैं, कोई याद नहीं कर, घर वाले तो खुद परेशान है। घर वालों ने बोला भाई दोबारा फोन करने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो ले गया, बहुत अच्छी बात है, तो उसको रख अपने पास में। तो उन्होंने, अपहरणकर्ताओं ने सोचा भाई ये अपने को बहलाने के लिए ऐसे बोल रहे हैं, तो उन्होंने अगले 3-4 दिन वेट किया। अब 3-4 दिन जब तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बाहर से ग्लूकोज आप ले नहीं रहे हो, तो बताओ नंबर किसका आया, ये बॉडी में जितना मौजूद था, फिर इसका नंबर आ गया कि जो ग्लाइकोजन था उसको अपन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज करते रहे जब तक नहीं मिला। 3-4 दिन गुजरने के बाद में जब ये समाप्त हो गया पहला सोर्स, अब वापस से फोन किया गया घर वालों के पास में, और घर वालों ने फिर डांटते हुए बोला तेरे को बताया ना फोन कर नहीं करेगा, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं फोन करने की। अब नंबर किसका आएगा, वसा का। ये वसा हमारे जमा है, एडिपोज टिश्यू बोलते हैं, एडिपोज ऊतक, अगर आपने नाम सुना हो तो। हमारी त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जिसको नाम दिया जाता है एडिपोज, जो कि अपनी त्वचा को उष्मारोधी परत बनाती है। अपन टिश्यू में डिस्कस करेंगे इसको। तो अब नंबर आता है वसा का। वसा को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, ये काम भी अपने लीवर में होता है, और वसा को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हम एनर्जी के रूप में यूज करते हैं। तो अब नंबर किसका है, अभी वसा का आया, और ये भी समाप्त हो गया अगले 3-4 दिन बाद में, और वेट कर लिया। अब वापस फोन किया, सेम जवाब मिला। अब नंबर किसका आएगा, प्रोटीन का। अब नंबर किसका आएगा, प्रोटीन का, जो कि हमारी मसल्स हैं, बॉडी बिल्डिंग पदार्थ अपना प्रोटीन बोला जाता है। प्रोटीन, मसल्स प्रोटीन की बनी होती हैं, इसका नंबर आएगा। और बताओ जब इसका नंबर आएगा तो अपना शरीर सूखने लग गया। मसल्स जब काम यूज होने लगे एनर्जी के रूप में, तो शरीर में क्या बचेगा क्या। और अपन एक शब्द सुनते हैं भुखमरी, क्या शब्द सुनते हैं, भुखमरी, कि वो भुखमरी से मर गया। ध्यान रखना, साइंस में भुखमरी कब बोलते हैं, जब शरीर में एनर्जी के लिए बॉडी का प्रोटीन यूज होने लगे, मसल्स यूज होने लगे, तब भुखमरी बोली जाती है। साइंस में उसको भुखमरी कब बोलेंगे, जब बॉडी में प्रोटीन को, यानी जो मसल्स का प्रोटीन है उसको अपन भोजन के रूप में यूज करने लगे या एनर्जी के रूप में यूज होने लगे, वो भुखमरी की स्थिति है। और ये भी समाप्त हो जाएगा तो क्या बचेगा फिर, अरे ये भी समाप्त हो गया तो क्या बच गया, फिर तो कंकाल ही बचेगा। मसल्स जब हट गई तो बच क्या गया अपने पास में। इस तरह से अपनी बॉडी में एनर्जी का सोर्स इस प्रकार से रहता है। तो ये जो मैंने बताया अभी आपको कि किस प्रकार से हम बॉडी में एनर्जी सोर्स यूज कर रहे हैं, तो हमारी लीवर के अंदर अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय रहता है। ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज का ही बहुलक है, इसे जंतु स्टार्च कहा जाता है। और ये हमारा इमरजेंसी फंड है जो कि भोजन नहीं लेने पर काम आता है, इसको जंतु स्टार्च कहा जाता है। तो साप्ताहिक रूप से एक उपवास करना अपने लिए स्वस्थ जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए जरूरी होता है, क्योंकि साप्ताहिक रूप से अगर अपन एक उपवास कर रहे हैं, अब यहाँ उपवास करने से मतलब है केवल जल पे आश्रित रहते हुए
1 या 2 दिन जो भी अपन करना चाहें अपना जीवन यापन करना, केवल जल पे आश्रित रहते हुए। अपन ने पढ़ा था जल सूक्ष्म पोषक है जिससे हमें कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो अगर केवल हम जल का सेवन करेंगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन तो नहीं होगा और बॉडी में जो स्टोरेज है ना वो सारा यूज होगा। तो हमारी बॉडी की में स्टोरेज जो जमा है, जो पड़ा पड़ा सड़ रहा है, जो पदार्थ है वो जमा हुआ पदार्थ यूज हो रहा है तो शरीर की शुद्धि होती है। तो शरीर की लंबी आयु के लिए साप्ताहिक रूप से एक उपवास आवश्यक होता है। अब हम उपवास की जगह व्रत यूज करते हैं और उपवास व्रत हमारे लिए क्या होता है भाई, बढ़िया, खासतौर से महिलाओं के लिए पूरे दिन मावा मिठाई खाने का प्रोग्राम रहता है उपवास। अब जब तुम रोटी नहीं खा रहे हो और मीठा खा रहे हो तो वो तो बात तो वही आ गई भाई, साइंस में तो अपन ग्लूकोज शर्करा ही बोलेंगे, वो तो कैसे खा ले लो, वो तो उससे भी ज्यादा हो गई। तो साप्ताहिक रूप से एक उपवास जरूरी होता है, लंबी आयु के लिए बोला जाता है। ये अपन ने बताया कि अतिरिक्त ग्लूकोज का हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के रूप में संचय होता है। इसके बाद में देखो अगला जो कार्य मैं बता रहा हूं, पर्टिकुलर लीवर की अपन जो बात कर रहे हैं, लीवर में कैरोटीन वर्णक से विटामिन ए का संश्लेषण। कैरोटीन वर्णक से विटामिन ए का संश्लेषण, ध्यान रखना अपन गाजर में बोलते हैं बीटा कैरोटीन। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक वगैरह विटामिन ए का सोर्स हैं क्योंकि इनमें कैरोटीन वर्णक होता है। कैरोटीन वर्णक से हमारे लीवर में विटामिन ए का संश्लेषण होता है। तो ये विटामिन ए का संश्लेषण है कैरोटीन वर्णक से, वो भी लीवर के अंदर होता है। तो इसके अलावा लीवर में विटामिन ए, डी, ई, के, बताओ बच कौन गया, बी एंड सी, जो कि अपन ने बताए थे वाटर सोल्यूबल। और ये सारे कौन से हो गए, वसाविल है, लिपिड सोल्यूबल। यकृत में इन सब का संचय रहता है। तो ध्यान रखना लीवर जो है ना, नॉनवेज में जो अपन लीवर यूज करते हैं जिसको सामान्य भाषा में अपन बोलते हैं कलेजी, याद आ रहा है, नॉनवेज वाले जानते होंगे कलेजी बोलते हैं अपन। तो ये जो लीवर है ये वसाविल विटामिन का सोर्स है क्योंकि इसमें सारे विटामिन संचित रहते हैं। कौन कौन सा, ए, डी, ई, के, ये सब इसमें संचित रहते हैं। ये इनका सबका सोर्स हो गया, विटामिन ए का निर्माण इसमें हो ही रहा है। इसके अलावा लीवर में आयरन, पोटेशियम, कॉपर आदि का संचय ये भी रहता है इसके अंदर, ये भी इसके अंदर संचित रहता है। इसके अलावा यकृत में ब्लड प्रोटीन जिसमें देखो मैं नाम लिख रहा हूं, हिपेरिन, हिस्टामिन, थ्रोम्बिन आदि का संश्लेषण होता है। तो ब्लड के जो प्रोटीन हैं वो भी अपने लीवर में संचित, लीवर में संश्लेषित होते हैं, लीवर के अंदर बनते हैं। अपन ने बताओ हिपेरिन तो क्या बताया था, एंटी क्लोटिंग, जो हमारे ब्लड को डाइल्यूट करता है, रुधिर को पतला बनाता है जिससे उसका सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। हिस्टामिन रुधिर वाहिनियों का प्रसार करता है। और थ्रोम्बिन बताया अपन ने, रुधिर का थक्का बनाने वाला एंजाइम जो फाइब्रोनोजन को जमाता है, फाइब्रोनोजन को स्कंदित करता है। तो ये सारे जो प्रोटीन बताए ब्लड में अपन ने, ये सारे के सारे प्रोटीन किस में बन रहे हैं भाई, लीवर में संचित, लीवर में बन रहे हैं, लीवर में इनका निर्माण हो रहा है। इसके अलावा वसा के उपापचय से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण, लीवर में फैट के मेटाबॉलिज्म से कोलेस्ट्रॉल बनता है, सुना है नाम कोलेस्ट्रॉल। तो ध्यान रखना कोलेस्ट्रॉल का निर्माण शरीर में अपने कहां पर हो रहा है भाई, लीवर के अंदर हो रहा है। और अमोनिया व CO2 की क्रिया से, अमोनिया व CO2 की क्रिया से यूरिया का निर्माण, ये भी पढ़ लिया अपन ने, यूरिया का निर्माण
ये प्रोसेस भी अपने लीवर में होता है, अमोनिया और CO2 की क्रिया से यूरिया जो बनता है ये भी लीवर में बन रहा है। वसा के उपापचय से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है। इसके अलावा जो अपन ने बताया था कि हमारे लीवर में डेड आरबीसी के अपघटन से, मृत आरबीसी के अपघटन से बनते हैं पित्तवर्णक, जो मैंने उत्सर्जन तंत्र में समझाया था। तो पित्तवर्णक का निर्माण भी लीवर में हो रहा है। अभी मृत आरबीसी के अपघटन से पित्तवर्णक का निर्माण, जो अपन ने बताया था बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन पित्तवर्णक जो बनते हैं वो लीवर में बनते हैं। इसके अलावा बात करें तो अपन लीवर में विषैले पदार्थों का निराविषीकरण, ये विशेष ध्यान रखना भाई, विषैले पदार्थों का निराविषीकरण। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, विषैले पदार्थ जिसमें नशीले पदार्थ भी आ गया, दवाइयाँ भी आ गई, इन सब के विषैले प्रभाव को कम करना ये काम भी हमारे लीवर का है। ठीक है, जितना भी अपन जैसे निकोटीन वगैरह लेते हैं या फिर अपन अफीम वगैरह का सेवन वगैरह करते हैं, ये सब विषैले पदार्थ जो होते हैं, एल्केलॉइड जो हैं, जैसे चाय कॉफ़ी में टेनिन, कैफीन जो अपन पढ़ते हैं, कैफीन टेनिन, ये सारे, तंबाकू में निकोटीन पढ़ते हैं अपन, इन सब का, मॉर्फिन कोडीन जो पढ़ते हैं अपन अफीम में, इन सब का विषैले प्रभाव को समाप्त करना ये काम भी लीवर का होता है। और यही वजह है कि पोस्टमार्टम में लीवर की जांच कि उस व्यक्ति को कोई जहर वगैरह तो नहीं दिया गया, पॉइजन तो नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी मात्रा अंश लीवर में जरूर मिलेगा अगर उसका निराविषीकरण हुआ है तो बॉडी के अंदर। तो ये सारे जो पॉइंट अपन ने बताए हैं ये लीवर से संबंधित बताए हैं, इसलिए तो इसको जिगर बोलते हैं। बताओ कितने सारे काम ये संभाल रहा है। शुरू से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, भार है 1.5 किलो का जिगर, शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला, बहुत सारे रसायन से बनते हैं। देखिए अभी अपन ने जीवन रूपी बहती हुई नदी जो ब्लड कहेंगे उसका व्यस्तंभन दरगाह, अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में संचय, ग्लूकोज का बहुलक है ग्लाइकोजन, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। कैरोटीन वर्णक से विटामिन ए का निर्माण, इसके अलावा वसा विटामिन का संचय इसमें है, ये आयरन इनका संचय, ब्लड प्रोटीन इसमें बन रहे हैं, वसा के उपापचय से कोलेस्ट्रॉल बन रहा है, अमोनिया की CO2 क्रिया से यूरिया बन रहा है, मृत आरबीसी के अपघटन से पित्तवर्णक बन रहे हैं, और विषैले पदार्थों का निराविषीकरण। ये सारा का सारा काम हो रहा है अपने लीवर के अंदर। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे हुए हैं। अब बहिस्रावी में अपन लीवर को डिस्कस कर रहे हैं केवल, वहाँ बची हुई थी एक प्लीहा ग्रंथि जो अपन लसिका तंत्र में पढ़ेंगे। जो मेन अपना इसमें मानव ग्रंथि में जो मेन पॉइंट है अपना हार्मोन से संबंधित, तो कल अपन शुरू करेंगे, अगली क्लास में अपन शुरू करेंगे हार्मोन बनाने वाली ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी और कुछ कार्य जो हो रहा है मिश्रित का, जो हार्मोन वो भी बनाती हैं वो कार्य, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास।